मीज़ल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मिक्सोवायरस के वजह से होता है। इसमें क्या फीचर देखने को मिलते हैं? फीवर, कैटेरल सिम्टम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। कैटेरल सिम्टम क्या होते हैं? ये कैटेरल सिम्टम को पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं। इसमें परसिस्टेंट कफ, सोर थ्रोट जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसमें टिपिकल रैश देखने को भी मिलते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो ये एंडेमिक ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रेजेंट होती है। जैसे कभी कुछ मौसम में चेंज आ जाए, जैसे रेनी सीज़न है या विंटर है, तो उस टाइम ये इनका केस बढ़ जाता है मीज़ल्स का। एपिडेमिक कब होती है? जब 40% चाइल्ड ससेप्टेबल हो, मतलब 40% चाइल्ड को डिसीज़ हो, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है 2% ऑफ अंडर 5 मोर्टालिटी इन इंडिया। एजेंट फैक्टर को देखते हैं। इसका एजेंट होता है आरएनए पैरामिक्सोवायरस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है केसेस ऑफ मीजल्स। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब मीजल्स में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही डिसऑर्डर है ये, इसमें जो नोज, थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन रहती है, वही इन्फेक्टिव मटेरियल होता है, क्योंकि इसी में वायरस प्रेजेंट होते हैं। कम्युनिकेबिलिटी देखें तो कम्युनिकेबिलिटी मतलब किसी इंसान को ये डिसीज़ है तो वो कब कब डिसीज़ दूसरों को फैला सकता है। 4 डे बिफोर रैश अपीयरेंस एंड 4 डे आफ्टर रैश अपीयरेंस। अब होस्ट फैक्टर में देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं 6 मंथ से लेकर 3 ईयर, इनमें बहुत आसानी से डिसीज़ हो जाती है। और मल नरिश चाइल्ड, इन एनवायरमेंटल फैक्टर में ये मोस्टली विंटर और अर्ली स्प्रिंग में देखने को मिलता है। मीज़ल्स है वो साइक्लिकल पैटर्न फॉलो करता है, मतलब कुछ कुछ पीरियड के बाद वो फिर से रिपीट होते रहता है। जैसे कि इसमें लिखा है ना, विंटर और अर्ली स्प्रिंग में कॉमन होता है, तो हर साल ये पैटर्न फॉलो करता है। अब एपिडेमिक के बारे में देखते हैं। एपिडेमिक कब ऑकर होती है? यदि पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड है तो उसमें 2 से 3 साल में एपिडेमिक ऑकर होती है। अब यदि जो ससेप्टेबल चिल्ड्रन है, प्रोपोर्शन ऑफ ससेप्टेबल चिल्ड्रन 40% या 40 से ज़्यादा है तो एपिडेमिक ऑकर होती है। और विर्जिन पॉपुलेशन मतलब अनइम्यूनाइज कम्युनिटी में ये 90 से ज़्यादा % चिल्ड्रन को अफेक्ट भी कर सकती है। मतलब अनइम्यूनाइज पॉपुलेशन है, वहाँ के बच्चे में 90% से ज़्यादा बच्चे को भी ये एपिडेमिक होगी तो ये डिसीज़ हो सकती है मीज़ल्स। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब ड्रॉपलेट जैसे स्नीजिंग, कफिंग, इससे ट्रांसमिट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 12 डे। क्लिनिकल फीचर में इसमें प्रोड्रोमल स्टेज देखने को मिलती है, इरप्टिव स्टेज एंड पोस्टमेटल स्टेज, जो कि अपन आगे देखेंगे। अब प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है? फीवर देखने को मिलता है, कफ, रेडनेस ऑफ आई, लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया। इसको अपन एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, FCR-LP। F से फीवर, C से कफ, रेडनेस ऑफ आई, R से, L से लैक्राइमेशन, P से फोटोफोबिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉप्लिक स्पॉट। इस पे शॉर्ट नोट भी आता है और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी। अब कॉप्लिक स्पॉट का मतलब है जो बक्कल म्यूकोसा में वाइट स्पॉट होंगे उसमें रेड बेस प्रेजेंट होगा। ये 7 डेज का ड्यूरेशन में होता है। ये इमेज है कॉप्लिक स्पॉट की। इसमें ये वाइट छोटे छोटे ये दिख रहे हैं स्पॉट, और इसका बेस रेड होता है। अब इसके बारे में थोड़ा और देखें तो ये जर्मन मीज़ल्स मतलब रूबेला में ये पाया नहीं जाता है, ये केवल मीज़ल्स में देखने को मिलता है। अब इसमें लिखा एज सून एज स्किन रैश डेवलप कॉप्लिक स्पॉट डिसअपियर, मतलब स्किन में रैश डेवलप होने लगेंगे तो जो बक्कल म्यूकोसा में जो होते हैं कॉप्लिक स्पॉट वो डिसअपियर होने लगेंगे। और ये कैसे होते हैं? ब्राइट रेड मार्जिन और ग्रीन ऑफ राइस ऑन इरिथमेटस बेस। ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, ग्रीन ऑफ राइस की तरीके से दिखते हैं। अब इरप्टिव फेज में क्या है? रैश
रैश बिगन बिहाइंड द ईयर, ईयर के पीछे ये रैश अपीयर होने लगेंगे और जो ईयर से वो फेस, नेक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी एक्सपैंड होने लगेंगे। अब पोस्ट मीजल स्टेज में वेट लॉस, वीकनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डायरिया देखने को मिलता है। ये 4 फीचर, वेट लॉस, वीकनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डायरिया। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? ओटाइटिस मीडिया, ये है अपना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो ये ईजिली ईयर में ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर देगा। निमोनिया होगा क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। इसमें एनकेफ्लाइटिस और सब स्क्लेरोसिंग पैन एनकेफ्लाइटिस भी देखने को मिलती है कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत रेयर होती है SSPE, लेकिन बहुत लेस देन 1% केस में देखने को मिलती है। लेकिन अब प्रिवेंशन ऑफ मीजल्स देखेंगे। इसमें मीजल्स वैक्सीनेशन करेंगे, जो भी अनइम्यूनाइज पॉपुलेशन है उसमें वैक्सीन लगाएंगे, जिसके कारण एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगी और उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। टाइप देखते हैं, ये लाइव एटीनेटेड वैक्सीन होती है, फ्रीज ड्राइज। इसका यूज़ है, ये पाउडर फॉर्म में होती है। रिकन्स्टिट्यूशन के बाद इसको 4 आवर के अंदर ही लगाना पड़ता है। इसका शेड्यूल देखते हैं, ये 9th मंथ में दिया जाता है और यदि कहीं आउटब्रेक हो गया, बहुत सारे केस मीजल्स के आ गए हैं, तो ये 6 मंथ के अंदर देना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेट इसे सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और इम्यूनिटी डेवलपमेंट 12 डे आफ्टर वैक्सीनेशन में हो जाती है। और कंट्राइंडिकेशन, अपन को इसे किसी नहीं देना है जिसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की हिस्ट्री है। टू नियोमाइसिन एंड जिलेटिन, नियोमाइसिन और जिलेटिन से जिनको एलर्जी है, सीधी बात कहे तो उन्हें नहीं देना। और सीवियरली इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जो HIV इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, ल्यूकेमिया, मलिग्नेंट डिसीज़ और या और कोई कैंसर कंडीशन, इनमें नहीं देना है। और मीजल्स जो है, मीजल्स वैक्सीनेशन का बहुत एडवर्स इफेक्ट क्या है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है इससे। अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है? हाई फीवर देखने को मिलता है, डायरिया, मसल पेन, रैश ऑन हैंड एंड फीट, हेडेक, मतलब रैश ऑन हैंड एंड फीट देखने को। यदि कोई सिम्टम देखने लगे वैक्सीनेशन के बाद तो समझ लो ये वैक्सीन का टॉक्सिक इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट। अब प्रिवेंशन के लिए इम्यूनोग्लोबिन भी देते हैं। इसका डोसेज कितना देते हैं? 0.25 ml पर kg बॉडी वेट। और इससे कोई इंसान मीजल्स से एक्सपोज हो गया है तो इम्यूनोग्लोबिन उसे 3 से 4 दिन के अंदर ही देना है। और इम्यूनोग्लोबिन देने के बाद उसे वैक्सीनेशन भी लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इम्यूनोग्लोबिन लगाए तो वैक्सीन नहीं लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए जो 96% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज में वैक्सीनेशन कवरेज करना पड़ता है। मतलब 1 साल से कम बच्चे जितने भी हैं एरिया में, उसमें 96% बच्चों को वैक्सीनेशन लगी हो। अब ये प्रिवेंशन को लर्न करने का एक निमोनिक भी है, इन द नेम ऑफ प्रिवेंशंस। ये प्रिवेंशन से प्रोटेक्शन आएगा। प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी डेवलप होती है 12 डे आफ्टर वैक्सीनेशन। रिकन्स्टिट्यूशन अपन को, मतलब पाउडर वाली वैक्सीन को यदि अपन ने कोई डाइल्यूएंट डाल दिए हैं उसको 4 घंटे के अंदर यूज़ करना है। और इसे एपिडेमिक में यूज़ कर सकते हैं। एपिडेमिक कहीं हुई है तो उसे वैक्सीन को 6 मंथ के अंदर, आउटब्रेक होने के 6 मंथ के अंदर ही देना है, नहीं तो नॉर्मल पॉपुलेशन में इसे 9th मंथ में दिया जाता है। वी फॉर वैक्सीन टाइप, ये किस प्रकार की है? वाइएबल लाइव एटीनेटेड फ्री ड्राई वैक्सीन। अब इसका इरेडिकेशन गोल क्या है? यदि कोई भी कम्युनिटी है उसमें जो चिल्ड्रन है 1 ईयर से कम चिल्ड्रन, उसमें 96% का कवरेज। यदि कोई कम्युनिटी में 100 चिल्ड्रन है तो मतलब 96 बच्चों को वैक्सीन लगी ही हो। अब कंट्रेंड इंडिकेशन है नियोमाइसिन और जिलेटिन एलर्जी से। अब इसमें एडवर्स इफेक्ट हो सकता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, T फॉर, और I फॉर इम्यूनोग्लोबिन डोज 0.25 ml पर kg विथिन 3 to 4 डे ऑफ एक्सपोजर। इम्यूनोग्लोबिन डोज देना है किसी बॉडी वेट में 0.25। अब इसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में नहीं देना है। N फॉर नीड फॉर फॉलोअप, S फॉर सबक्यूटेनियसली।
इजीली देखें। तो P फॉर प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर विद इन 12 डे आफ्टर वैक्सीनेशन। R फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, E से एपिडेमिक एंड V से वैक्सीन टाइप का, कैसी वैक्सीन है। इरेडिकेशन गोल में 96% ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर एज को देना है। N फॉर नियोमाइसिन एंड जिलेटिन एलर्जी। T से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। I से इम्यूनोग्लोबिन डोज कितना देना है और किसे नहीं देना है, इम्यूनो कंप्रोमाइज लोगों को नहीं देना है।